जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों जीके और करंट के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको 4 से 6 नंबर देके जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल नंबर वाली क्लास है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सारे सवालों को आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा, तभी आप यहां से आज अच्छा कुछ सीख कर जा सकते हैं। दोस्तों अब रेलवे ने अपने सवाल पूछने के तरीके को बहुत बदल दिया है। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लगेगा कि रेलवे अब कैसे सवाल पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, विधान चंद्र रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या यह एक खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। विधान चंद्र रॉय दोस्तों लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों आपको बता दें विधान चंद्र रॉय इनका संबंध है डॉक्टर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वो दोस्तों इन्हीं की याद में मनाया जाता है, विधान चंद्र रॉय की। और दोस्तों ये क्या थे, ये वेस्ट बंगाल यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधान चंद्र रॉय का संबंध किस राज्य से है तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधान चंद्र रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है तो आपका जवाब होगा डॉक्टर। और डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, नर्स डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाला सवाल है। इडुक्की बांध परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें जो इडुक्की बांध है वो पेरियार नदी पर स्थित है, इसको नोट करके रखिएगा। और पेरियार नदी कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। कहाँ दोस्तों? केरल के अंदर स्थित है पेरियार नदी। दोस्तों नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है आप सब जानते हैं? ओंकारेश्वर बांध। क्या दोस्तों? ओंकारेश्वर बांध। और दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। और दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों झेलम नदी पर क्या महत्वपूर्ण स्थित है? तो आपको याद में रखना है उरी परियोजना। क्या दोस्तों? एक उरी परियोजना और एक तुलबुल परियोजना। कौन सी दोस्तों? तुलबुल परियोजना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल के अंदर। और दोस्तों नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात स्थित है और सरदार सरोवर बांध स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों कहाँ पर सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, इसको नोट करके रखिएगा। और झेलम नदी पर दोस्तों कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन है किस समिति के बाद अस्तित्व में आया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगनू समिति या अशोक दलवई समिति? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे सवालों को आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस समिति के बाद अस्तित्व में आया? तो दोस्तों आपको याद में रखना है पीके थुंगनू समिति। इस समिति के बाद दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 86वां संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों यहाँ से भर भर के सवाल पूछ रहा है। ये 4 से 5 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, आपको 100% यहाँ से सवाल छपा हुआ मिलेगा। आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। बलवंत राय मेहता समिति अति महत्वपूर्ण, ये दोस्तों कब आई थी? 1957 में आई थी। कब दोस्तों? 1957 में। और ये दोस्तों कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कौन से दोस्तों? त्रिस्तरीय है, इसको ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति दोस्तों कैसी? द्विस्तरीय है। कैसी दोस्तों? द्विस्तरीय है। और ये कब आई थी? वर्ष 1977 में आई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अशोक दलवई समिति जो किसानों की आय को डबल करना, क्या दोस्तों? आय को
डबल करना दोस्तों, आय को 2 गुना करना। किसकी? किसानों की। ये चारों समितियां आप नोट करके रखिएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस समिति के द्वारा अस्तित्व में आया? तो आपको याद में रखना है पीके थुंगनू समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? वर्ष 1957 की है और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 1977 में आई थी। और दोस्तों अशोक दलवाई समिति क्या है? किसानों की आय को दुगना करना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? भारत के अंदर कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आपको याद में रखना है भारत के अंदर कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको याद में रखना है तमिल। दोस्तों तमिल सबसे पुरानी भाषा है और ये कब की है? वर्ष 2004 से संबंधित है। दोस्तों इसके बाद संस्कृत दोस्तों कब की? 2005 की है। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों तमिल कब की है? 2004 की, जो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। इसके बाद दोस्तों संस्कृत 2005 की है। दोस्तों आपको बता दें कौन कौन सी भाषा है? तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें शास्त्रीय भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या डांडी मार्च यात्रा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और दोस्तों ग्रुप डी की भी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें करो या मरो का जो नारा है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। असहयोग आंदोलन का दोस्तों कौन से हुआ था? 1920 में हुआ था ये। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों डांडी मार्च यात्रा का समय क्या है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे सवालों को आप 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। और दोस्तों आप कोई से भी एग्जाम में बैठिएगा, आपको यहां से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सरकारी नौकरियों पर आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों अनुच्छेद और संविधान संशोधन से सवाल 100% आपकी परीक्षा में बनेगा। सरकारी नौकरियों पर आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है अनुच्छेद 16 से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता को दर्शाता है। विधि की समझ, समानता या समता का अधिकार है। ये किसमें है? ये दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों अनुच्छेद 18 में क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों कुछ सवाल आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सर्च कर इसका जवाब देंगे तो दोस्तों आपके मन में और आपके दिमाग में सारे इसके जवाब फीड हो जाने वाले हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों पर आरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता या समानता या विधि के समक्ष समानता, कुछ भी आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जन धन योजना किस वर्ष से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों अभी ग्रुप डी की परीक्षा में ये अभी जल्दी में ही ये सवाल पूछा गया है। जन धन योजना का संबंधित वर्ष कौन सा है? वर्ष 28 अगस्त 2014 है, 25 सितंबर 2014 है, 23 सितंबर 2017 है, 22 जनवरी 2015 है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें जन धन योजना ये कब की है? ये दोस्तों 28 अगस्त 2014 की है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जन धन योजना। दोस्तों 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? मेक इन इंडिया। क्या हुआ था दोस्तों? मेक इन इंडिया।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। और दोस्तों 23 सितंबर 2017 को क्या हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था दोस्तों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। यानी कि दोस्तों ये कहाँ से हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से हुआ था? ये दोस्तों पानीपत हरियाणा से हुआ था। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों जनधन योजना कब की है? 28 अगस्त 2014 की। 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था। और 23 सितंबर 2017 को क्या हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और दोस्तों 22 जनवरी को क्या होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। इसको नोट करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कावेरी नदी की सहायक नदी है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। घाट प्रवाह है, तुंगभद्रा है, माल प्रवाह है, हेमवती है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों नदियों के उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियां ग्रुप डी में भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इनको आप रट के जाइएगा, आपको 1 से 2 नंबर 100% मिलेंगे। दोस्तों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। और दोस्तों हमारा सवाल क्या है? कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो आपको याद में रखना हेमवती, हेमवती और कामिनी। क्या दोस्तों? काबिनी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हेमवती और काबिनी ये किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा ये सब किसकी सहायक नदियां? ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां। किसकी दोस्तों? कृष्णा नदी की। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? हेमवती। घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, माल प्रवाह ये किसकी है? कृष्णा नदी की। दोस्तों आपको बता दें कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कोडागू जिला से। कहाँ से दोस्तों? कोडागू जिला से निकलती है। इसको नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे, लिन गो थे, मैडकॉफ थे या रिपन थे? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें असहयोग आंदोलन के समय जेम्स फोर्ड, कौन दोस्तों? जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। इसको आप नोट करके रखिएगा। और असहयोग आंदोलन कब का है? वर्ष 1920 का है, आप सब जानते हैं। दोस्तों लिन गो ये दोस्तों ये किसके समय थे? भारत छोड़ो आंदोलन। कब दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। लिन गो किसमें थे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। और असहयोग आंदोलन के समय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? वर्ष 1942 में। दोस्तों मैडकॉफ, इनको क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मैडकॉफ को कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें रिपन, इनसे संबंधित दोस्तों क्या तथ्य है? 10 के आधार पर जो जनगणना हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी, रिपन के समय। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कब हुई थी? 1881 में हुई थी 10 के आधार पर जनगणना। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपसे दोस्तों यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है, सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? दोस्तों परीक्षा में छपने वाला सवाल है। कस्तूरी रंगन समिति, विजय केलकर समिति, संथानन समिति या रॉबर्टसन आयोग? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? तो आपको याद में रखना है संथानम समिति की सिफारिश पर हुई है। और कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई। कब दोस्तों? 12 जुलाई 1982। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सन है दोस्तों ये। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982। और दोस्तों इसके हेड कौन है? तो आपको याद में रखना है इसके हेड कौन है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर है। दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति, दोस्तों ये शिक्षा का जो बदलाव हुआ था दोस्तों, ये कब की? ये कब? 86वां संविधान संशोधन के तहत कस्तूरी रंगन समिति का दोस्तों बात कही गई है। और दोस्तों विजय केलकर समिति ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। कब? किससे दोस्तों? जीएसटी से। और दोस्तों रॉबर्टसन आयोग ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों रेलवे से संबंधित है। रेलवे का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ है? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुआ है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, रेलवे का जो दोस्तों विलय हुआ था वो किस सिफारिश या किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों इसका
संथानम समिति यानी कि 12 जुलाई 1982, इसके दोस्तों हेड कौन है? तो आपको याद में रखना है गोविंद चिंतालू। कौन दोस्तों? गोविंद चिंतालू, इसको आप ध्यान में रखिएगा, गोविंद चिंतालू इसके हेड हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश पर हुई है? संथानम समिति। और दोस्तों इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालू जी हैं। कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब का है दोस्तों? 2002 का है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों रावर्सन आयोग ये दोस्तों रेलवे से संबंधित है। और दोस्तों मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? जो रेल आयोग है इसका दोस्तों विलय कब हुआ था और उसका अलग मतलब कौन सी समिति से यह अलग हुआ था, किस समिति से इसका विलय हुआ था? दोनों जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 1925 में हुआ था, वर्ष 1927 में हुआ था, वर्ष 1928 में हुआ था, या वर्ष 1929 में हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1927 में। दोस्तों इसका गठन अगर आपसे पूछे तो वर्ष 1927 में हुआ था, लेकिन दोस्तों ये 1928 में भारत आया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? वर्ष 1927 में। और दोस्तों 1928 में भारत आया था। 1929 में क्या हुआ था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन के दौरान दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन के दौरान। और दोस्तों वर्ष 1925 अति महत्वपूर्ण दोस्तों दिनांक है। क्या हुआ था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आपको बता दें काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? वर्ष 1925 में हुई थी, इसको आप नोट करके रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आपको जवाब देना है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 12 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, या 13 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपको याद में रखना है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 86वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 2002 का है, अति महत्वपूर्ण। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, विंबलडन ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में दोस्तों पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। राफेल नडाल ने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल छपने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का जो खिताब है किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है नोवाक जोकोविक ने जीता है पुरुष वर्ग के अंदर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि महिला वर्ग के अंदर किसने जीता है, तो आपको एक नाम याद रखना है, एलिना रिवाकीना। क्या दोस्तों? एलिना रिवाकीना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों राफेल नडाल अति महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीत लिया, यानी कि कुल 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, भाला फेंक से है, बैडमिंटन से है, या वेट लिफ्टिंग से है? दोस्तों खेल विशेषांक से एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा रहा है। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है खेल विशेषांक की तो आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, मैंने कल या परसों में अपलोड की है उसको। दोस्तों उसको देख कर जाइएगा, आपको वहाँ से 2 से 3 सवाल हूबहू छपे हुए मिलेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने प्रश्न को लेकर। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, भाला फेंक से है, बैडमिंटन से है, या बैट लिफ्टिंग से है?
क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इनका संबंध दोस्तों है बैडमिंटन से, इसको आप नोट करके रखिएगा। और ये दोस्तों कैसे खिलाड़ी हैं दोस्तों? पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। क्या दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता था इन दोनों ने। दोस्तों प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। शूटिंग में दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की रहने वाली हैं और दोस्तों इन्होंने शूटिंग के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में जो हुए हैं वहाँ भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों वेट लिफ्टिंग से कौन संबंधित है? मीराबाई चानू, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। मीराबाई चानू किससे संबंधित हैं? वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय मंडल बर्मिंघम खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और किस कैटेगरी से संबंधित है? 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। और दोस्तों किस राज्य की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, ऐसा कौन सा एक पैरा खिलाड़ी है जो भाला फेंक से संबंधित है? उनको पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। ऐसे कौन से दोस्तों भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी हैं जिनको दोस्तों भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण इनको मिला है? कौन है इनका नाम? आप जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों ये सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 23 जून को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है या 25 दिसंबर को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद में रखना है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको नोट करके रखिएगा। दोस्तों पंचायती राज दोस्तों व्यवस्था का सन कौन सी है? 1992 की है। लेकिन दोस्तों ये 1992, लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ था? 1993 में। इसको ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल 1992 को दोस्तों ये इसका गठन हुआ था और लागू कब हुआ था? 1993 में। इसको ध्यान में रखिएगा। 23 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस कब मनाया था? 23 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको याद में रखना, पराक्रम दिवस। क्या दोस्तों? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को दोस्तों वीर बाल दिवस। दोस्तों यहाँ से जितने सारे आपको सवाल बताए जा रहे हैं, सारे सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपकी दोस्तों यूपी SSC पैट, आप यूपी पुलिस, आप ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको यहाँ से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? कब इसका गठन कब हुआ था? 1992 में। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि लागू कब हुई? 1993 में। और दोस्तों 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को तो आपको याद में रखना है, ये दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, जो नवीन नियुक्तियां हैं यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों करंट का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं, रनील विक्रमसिंघे बने हैं, दिनेश गुणवर्धने बने हैं या येर लैपिड बने हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से आप इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों एंथनी अल्बनीज बने हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। रनील विक्रमसिंघे ये दोस्तों कहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको याद में रखना है, ये दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। कहाँ के दोस्तों? श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दिनेश गुणवर्धने ये दोस्तों कौन बने हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दोस्तों रनील विक्रमसिंघे कौन बने? श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। दिनेश गुणवर्धने कौन बने हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। एर लैपिड दोस्तों इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एर लैपिड बने हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, EOS 04 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल 2 बार पूछा जा चुका है और दोस्तों आने वाली शिफ्टों में ये सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं।
PSLV C52 के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा, PSLV C25 के द्वारा या SSLV के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों हर परीक्षा के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें EOS 04 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो आपको याद में रखना है PSLV C52 के द्वारा। और कब किया गया? 14 फरवरी को किया गया है। कब दोस्तों? 14 फरवरी 2022 को किया गया था। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों PSLV C11 दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद में रखना है चंद्रयान। PSLV C11 क्या होता है? चंद्रयान। दोस्तों इसको लागू किया गया था, इसको प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों PSLV C25 किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इसको दोस्तों किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C52 के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022 को। PSLV C11 किससे संबंधित है? चंद्रयान से संबंधित है। और दोस्तों PSLV C25 किससे संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया है? पुडुचेरी में खोला गया, तमिलनाडु में खोला गया है, केरल में खोला गया है, लद्दाख में खोला गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु में भी कहाँ पर, तो आपको याद में रखना है तंजावुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? तंजावुर के अंदर खोला गया है दोस्तों डिजिटल संग्रहालय। दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, इसका शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? पुडुचेरी से हो रहा है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों केरल में क्या क्या हुआ है? दोस्तों के फोन प्रोजेक्ट दोस्तों लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना, इसको ध्यान में रखिएगा। के फोन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया है? केरल के अंदर है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अति महत्वपूर्ण पुस्तक है और बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली पुस्तक है। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? एनी बेसेंट की पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की है, कृष्ण देव राय की है या नेल्सन मंडेला की है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। दोस्तों रंग भेदभाव से संबंधित है नेल्सन मंडेला। दोस्तों कृष्ण देव राय, इनका दोस्तों कौन सा ग्रंथ है? आमुक्त मालदा अति महत्वपूर्ण दोस्तों है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आमुक्त मालदा किसका ग्रंथ है, तो आपको याद में रखना है कृष्ण देव राय का। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पत्रिका का नाम बताइए आप। और दोस्तों एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका, कॉमनवेल्थ दोस्तों किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है। और दोस्तों इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों कुछ सवाल आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और उनको सर्च कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सारे सवाल हूबहू रट जाएंगे। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। आमुक्त मालदा का ग्रंथ किसका है? कृष्ण देव राय का है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इनसे संबंधित कौन सा इनकी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है? आप दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी है? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट टीम के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या हैं, विराट कोहली हैं, KL राहुल हैं, शेन वॉर्न हैं? दोस्तों IPL अति महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रुप डी की हर शिफ्ट में यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जो IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट टीम के कप्तान थे, कौन थे? KL राहुल। अति महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि गुजरात टाइटंस के कौन है, तो आपको याद में रखना है हार्दिक पांड्या। किसके दोस्तों? गुजरात टाइटंस के कौन है दोस्तों? हार्दिक पांड्या। ये दोस्तों ये दो टीमें जो है नई टीमें थी। अब दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन से क्रम के थे? 15वें क्रम के थे। और दोस्तों कौन जीता है, तो आपको याद में रखना है, ये दोस्तों जीती है गुजरात टाइटंस। कौन जीता दोस्तों? गुजरात टाइटंस ने इसको जीता है। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा।
जिसने हम लोगों का नमक खाया है, हमने जिसका नमक खाया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। आप ध्यान में रखिएगा इन सब सवालों को। आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट की टीम के कप्तान कौन है? तो आपको याद में रखना है केएल राहुल। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुजरात टाइटंस के कौन है? हार्दिक पांड्या। कौन से क्रम के थे? 15वें क्रम के थे। और दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया है। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा बनाकर रखिएगा।